मैं गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो था फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था हमने। और ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी तक हमने किए नहीं है। ठीक है, हमने अब तक जो काम खत्म किया था, एक हफ्ते का बैच एक तरह से हो चुका है, और जो पुराने वाले हैं उनके लिए 2 हफ्ते होगा। तो पहले हफ्ते में इतना काम हम कर चुके थे, उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन यूज की थी। दूसरी इक्वेशन ये थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन में यूज की थी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये तीन जो पुरानी इक्वेशन थी, दैट मीन्स नाइन्थ क्लास वाली, वही यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच गए थे, है ना। तो वहां तक हम काम खत्म कर चुके हैं। जो चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, बुक हम जो फॉलो कर रहे थे कुमार मित्तल थी। ठीक है, और ऑब्वियसली एक हफ्ते के गैप के बाद जिन लोगों का जो दिमाग सेट होना था सबका सेट हो गया होगा, है ना। अच्छा ही था कि छुट्टी हुई एक हफ्ते की, है ना। तो उसमें तुम्हें मौका मिल गया होगा, जो तुमने सोचना होगा सोच समझ लिया होगा, और अब इकट्ठे हुए हो तो दोबारा चैप्टर सीखने के हिसाब से ही हो। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट हमें शुरू करना है। ये देखो, नाइन्थ क्लास यदि आती थी तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट डिफिकल्ट लेवल थोड़ा हाई था। इन तीनों का डेरिवेशन भी करा दिए थे, ग्राफिकल मेथड से अब कराने वो आज करा दूंगा। ठीक है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म में वो यही आएगा जो नाइन्थ में था, कि इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दो या मैथमेटिकल मेथड से, है ना। दोनों में से कोई भी एक मेथड। ग्राफ के बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो डे 1 से है, तो इसलिए ग्राफ वाले से शुरू करता हूँ पूरा बताना, तो यहाँ से उतारना और समझना शुरू कर देना। तो तुम भैया तबीयत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा क्या है कि आज सारे मैच एकदम से अचानक शुरू कर दिए, जो गलत डिसीजन भी हो सकता था, है ना। तो तबीयत इसलिए ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, तो फेविफ्लू करके एक दवाई होती है वो लेनी पड़ी। उसके साइड इफ़ेक्ट बड़े खतरनाक से होते हैं, क्योंकि उसका कोर्स ये है कि 400 mg की एक गोली लेनी होती है, मल्टीप्लाइड बाई 60 टैबलेट लेनी होती है, तब तक आदमी वैसे ही चुप जाएगा, यानी कि 24 और 3 जीरो आगे, इतने mg की टैबलेट लेनी होती है ना। तो वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब बढ़िया है। बट ये जो टैबलेट होती है ना, ये बड़ी दुखी करती है। तो अभी 8-9 दिन हो गए, बाकी अभी चल रही, ठीक है ना। बट वैसे कोई खास चीज़ नहीं है तो बुखार ही है, लेकिन खतरनाक वाला बुखार है। तो ये तो एक बच्चे ने पूछा था, उसके बाद का आंसर था। और क्वेश्चन 19 बेटे बाद में करूंगा, इस हफ्ते सारे खत्म कर दूंगा। पहले नए बच्चे भी हैं एक दो, ग्राफ से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, है ना। फटाफट समझना और काम समझना शुरू कर दो। 9th के जो ग्राफ थे वो सारे आएंगे कोर्स में। पहली चीज तो लिख लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन दोनों का एक जैसा बिहेवियर होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों का एक जैसा बिहेवियर होता है ना। छोटी छोटी चीजें लिखते हो, समझते चलना, फिर कल और डिटेल बता दूंगा ग्राफ की। पहले 9th क्लास वाले सीखने हैं। ये दिया हुआ है, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज ऑलवेज फॉर टाइम, ये टाइम के लिए होती है हमेशा, पूरी फिजिक्स में हम इसको टाइम एक्सिस मानेंगे। और टाइम हम किस में ले गए वो यहाँ लिख देंगे, जैसे सेकंड में ले रहे हैं तो यहाँ सेकंड लिख देंगे। ये वाली एक्सिस जो होती है ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस, है ना, दोनों इस पे ले सकते हैं। और किस यूनिट में ले रहे हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे मीटर में। ठीक, सबसे पहले लिख लो ये ग्राफ है। इनमें एग्जाम 9-11 में क्या होता है कि इस तरह के पूछते हैं कि एक ग्राफ बताओ जिसमें कि बॉडी रेस्ट पे है। तो यदि ग्राफ ऐसा है तो लिख लो बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, है ना। डिस्प्लेसमेंट यहीं पे है, कितना है, जीरो, ये जीरो से है।
तो बॉडी इज एट रेस्ट, टाइम जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये पहला ग्राफ हो गया। यदि दिमाग में आता तो उतारने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही समझ लो। फिर सेकंड समझो, मान लो इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है। अगेन लिख लो, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इसमें भी आएगा बॉडी इज एट रेस्ट। 10 मीटर पे हमेशा टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। कहाँ से? ओरिजिन से। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुम अपने घर से स्कूल पहुंच गए और स्कूल में जाके एक जगह बैठ गए, है ना, तो क्या होगा? यदि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा। मतलब जैसे ये बना दिया हमने, मान लो टाइमिंग के हिसाब से देखा कि 8 बजे तुम स्कूल पहुंच गए, तो ये 8 बजे से मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 बजे, फिर 10 बजे वो भी स्कूल में, 12 बजे भी स्कूल में और 2 बजे भी स्कूल में, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये मान लो 3 किलोमीटर दूर है तुम्हारा स्कूल, तो बॉडी इज एट रेस्ट का ये एग्जाम्पल होता है ना, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक। देन नेक्स्ट आता है, अच्छा ऑब्वियसली बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, है ना। फिर मान लो ग्राफ इस तरह का, ऐसे ग्राफ है। इसका अंदर क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है ना। एज टाइम इंक्रीजेस डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन यदि है तो इसका स्लोप एक ही आएगा, है ना। ये तो तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो। किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बाय टू थिंग्स, दो चीजों से रिप्रेजेंट होगा। तो नहीं पढ़ा था तो अब सुन लेना, है ना। स्लोप इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता था, अब भी है। अब जैसे मान लो ये लाइन दी हुई है ऐसे, और तुम्हें सिर्फ ये एंगल दे दिया 45 है, ठीक है, और तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो पहला डायलॉग लिख लो पहले तो। ये सब 9th में भी पढ़ के आए हो तुम, लेकिन मेरे को मानना है कि भूल भाल गए होगे, इसलिए पहला डायलॉग लिख लो। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represents velocity. Slope of displacement time graph represents velocity. फिर दूसरा लिखो, slope of distance time graph represents speed। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी निकलेगी, है ना। और कैसे निकलेगी इसका ही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये दिया 1045 डिग्री का एंगल है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू 1045, एंड 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में ही सेकंड, ठीक है। फिर इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नए पेज पे ही करता हूँ। अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है, एक ग्राफ तो ऐसे बनाया हुआ है और एक ग्राफ ऐसे है। क्वेश्चन समझ लो, फिर आंसर भी लिख देना, एक तो अच्छा लगेगा। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दोनों, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, V1 और V2। क्वेश्चन इज कंपेयर V1 इज टू V2। ऐसे होते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। लिख लो, आंसर निकाल के देखो क्या क्या आ रहा है। V1 इज टू V2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो भाई आंसर जब लिख देना बेटे।
लिखो बेटे जल्दी। विदुषी सक्सेना बिल्कुल ठीक है, और भी लिख दो यार छोटे बच्चों, जल्दी जल्दी लिख दो। उज्जवल भैया बिल्कुल ठीक, अब तो आना शुरू हो गया। दिव्यांश बेटे बिल्कुल ठीक है। तो भाई आलसियों बाकी भी लिख दिया करो बेटे, एक गलत लिखा एक बच्चे ने थोड़ा। चलो तुम पहले अलग अलग टुकड़ों में निकाल लिया करो। V1 इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, और 1060 की वैल्यू, अब ये फॉर्मूला याद नहीं था तो बेटा वो तुम्हें करना पड़ेगा। √3। V2 इज इक्वल्स टू 1030, वो होता है 1/√3। अब कंपेरिजन करोगे तो √3 डिवाइड बाई 1 नीचे और √3 ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 3:1। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आते हैं ना वो एग्जाम वगैरह में, वो ऐसे होते हैं। तो अब तक तुमने क्या सीख लिया, पहले फिर से सुन लो। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनके स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप निकालने से है ना हमें वेलोसिटी पता चलती है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, डिस्टेंस होगा तो स्पीड निकलती है। ऑब्वियसली हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, फिर इसी में आगे लिख लो, वन स्ट्रेट लाइन गिव्स वन वेलोसिटी, एक स्ट्रेट लाइन एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। रेस्ट का बता ही लिया था, मोशन का बता दिया था, है ना। वन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड वन काइंड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो तुम्हें ऐसे ग्राफ दे दिया गया, ये एक लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, है ना, फिर ये तीसरी लाइन, ये ग्राफ बना दिया, और वो पूछ रहे इसमें कितनी तरह की वेलोसिटी होंगी, तो आंसर आएगा 3 तरह की वेलोसिटी होगी। यहां से यहां तक तो V1 होगी, इस जगह से इस जगह तक एक तरह की वेलोसिटी V1, फिर यहां से यहां तक V2 होगी, और यहां से यहां तक V3 होगी। ठीक है, एक और एक काम कर लेते हैं। ये एंगल दिया है 45 डिग्री का है, ठीक है, और ये एंगल दिया है, यहां से ऐसे लाइन खींच दी, 45 का। ठीक है, कंपेयर करना है V2 इज टू V3, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। ये और लिख दिया एग्जाम में, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड के हिसाब से V2 एंड V3 इन दोनों का कंपेरिजन करना है। बताओ क्या होगा, हो जाओ शुरू, कोशिश करो। मैग्नीट्यूड वाइज, सेम मैग्नीट्यूड। वो चलो ये पूरी बात लिख लिया तो सही। हर्ष भैया बिल्कुल ठीक लिखा है, ज़्यादातर सबने सही लिखा है ना। मैग्नीट्यूड वाइज सब एक जैसे हैं, लेकिन फर्क कहाँ है वो समझो। यदि इसकी वेलोसिटी निकालनी है V2, तो V2 तो होगा 1045, ये ध्यान से लिख लेना कहीं, ये तो हो गया 1। लेकिन जब V3 की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल ये माना जाता है हमेशा, ये एंगल लेते हैं, थीटा इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, समझिए ना, यहाँ से नापते हैं थीटा हमेशा, तो ये होगा 135। तो V3 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 135, एंड 10 135 इज -1, -1 के बराबर होगी, समझ ना, -1। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है 1:1 होगा। अब ये नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है, लिख लो। नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स, negative velocity means the object is returning back to its original position। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे वापस लौट के आ रही है। ठीक, तो अभी तो जितने केस हो सकते थे न्यूमेरिकल के हिसाब से, केवल एक इंपॉर्टेंट बात है,
मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैं वेलोसिटी का, है ना, तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो m इज इक्वल टू टेन थीटा ए, और या फिर दूसरा तरीका ये होगा, वो भी बता देता हूँ। है ना, अब जैसे मान लो ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है और यहाँ पे लिख दिया हमने से 30 मीटर और यहाँ लिख दिया 60 मीटर। ठीक, इसके कॉरस्पेंडिंग टाइम वो अपने आप इस तरह ग्राफ में दे देते हैं। यहाँ लिखा है 10 सेकेंड और यहाँ लिख दिया हमने 20 सेकेंड। ठीक है, और तुमसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, वेलोसिटी निकालनी है। कर दो शुरू फटाफट। ठीक ही लिखा है एक बच्चे ने, दूसरे ने ठीक लिखा है। एक जीरो ज्यादा लग गई है बेटे, दूसरी सही है, उज्जवल भैया एक जीरो ज्यादा लग गई बेटे, बाकी सब तो ठीक है। आदित्य सही है, ज्यादातर सही है जितनों ने लिखा है, बाकी थोड़े शर्मीले स्वभाव के, कम लिखते हैं बेचारे। देखो भाई, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो ऊपर तो लिख लो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और नीचे लिख लो टाइम कितना लगा दैट चेंज के लिए। तो ये 60 है, ये 30, तो ऐसे लिख देते हैं 60 माइनस 30, और नीचे टाइम फॉर दैट चेंज, है ना, ये होगा 20 माइनस 10, तो ऊपर बचेगा 30, नीचे बचेगा 10, कट पिट के 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, बस इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होगा अच्छा, इसका आंसर लिख पाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत आता है, क्वेश्चन ये है, ये v1 वेलोसिटी ली है, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये वेलोसिटी दी है v1, ये वेलोसिटी दी है v2, ये वेलोसिटी दी है v3। ठीक, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री का, लगाओ बुद्धि। कंपेरिजन ऑफ v3 इज टू v2, ये सॉल्व हो गया तो समझो ताकत है, बच्चे में बुद्धि है। लिखो क्या कह रहे हो, एक बच्चे ने लिखा है, उज्जवल भैया सही ट्रैक चल रहा है तुम्हारा, पैरेलल है वो, ये वाला पैरेलल है, ठीक है ना, इसके पैरेलल है ये। पहली बात तो अलग अलग आंसर ही लिख दो, v2 तो 0 आ गया। भाई एक बच्चे ने सही से लिखा तो है, ये पैरेलल है v2, तुम शायद भाई एक जगह लिख लो कहीं, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नॉट बी रिवर्स। हुआ क्या, यहाँ पे मान लो टाइम था, इस जगह पे पहुंचे तो ये टाइम मान लो दिया 10 सेकेंड, यहाँ पहुंचे तो टाइम दिया है 20 सेकेंड। अब भाई लौट के कैसे आओगे, ये पीछे कैसे लौट के आ गई, ऐसा थोड़ा होता है एक बार 20 सेकेंड टाइम हो गया फिर ये पीछे लौट के आ गई, वो कैसे होगा। तो ये बिल्कुल गलत ग्राफ है ना, ये एग्जाम में बहुत आता है, तो रीजन भी पूछते हैं, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी रिटर्न बैक, वापिस नहीं लौट सकता। एक बार 20 सेकेंड हो गया तो ये नहीं कि अब 20 के 12 सेकेंड आ जाएगा, फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो वो झांझा देने के लिए ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, है ना। 3-4 ग्राफ बने होंगे, इनमें एक लौट के आ जाएगा, तो ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट मार्क करके।
टाइम कैन नॉट बी रिटर्न, वापस नहीं आ सकता। तो ये नहीं हो सकता कि 20 सेकंड पहुंच गए थे उसके बाद तुम फिर दोबारा 12 सेकंड पे लौट के आ गए, वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। किसी भी ग्राफ में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, यदि ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर लौट के आ जाए, तो समझ लो गलत हो गया, पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर देखो सेकंड चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों का एक जैसी काम होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कह सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ। अब जैसे मान लो ग्राफ दिया इस तरह से, सर मगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो नेगेटिव में भी जा सकता है ना, डायरेक्शन होती हाँ है तो। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन काम दोनों के एक जैसे ही होंगे, है ना, इसमें सब कुछ हो सकता ओके है। सर। काम एक जैसे से क्या मतलब हुआ, जैसे दोनों का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ओके सर। और दोनों के ग्राफ का एरिया, ये इसके ग्राफ का एरिया लेंगे डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसका लेंगे डिस्टेंस आएगा, है ना, तो एक जैसे ही चलते हैं दोनों, ओके बट सर। वैसे फर्क होता है। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे अलग तरह का आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ अलग तरह का आएगा, वो क्वेश्चन में देंगे तुम्हें कैसा बनाना है, ठीक है, लेकिन निकालने के मेथड में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे दिया हुआ है, ये दिया है, और स्पीड टाइम ग्राफ इसमें भी ये दिया है, ये स्पीड है ये टाइम है, इस तरह से ग्राफ। तो इसका अंदर क्या हुआ, वेलोसिटी एक जैसी है, इसमें स्पीड एक जैसी है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो। ऐसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें भी जीरो होगा। तो दोनों का एक ही जैसा काम होता है। यदि ऐसे ग्राफ आ रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका अंदर स्पीड एक जैसी चल रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी एक जैसी है, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो यदि वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन होने का चांस ही नहीं है, तो दोनों में नो एक्सेलरेशन हो जाएगा एक बार। ठीक है, और यदि ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, तो थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से दूंगा तो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे सारे। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, या स्पीड में ले लो ऐसे ही, ये ग्राफ है ना, ये स्पीड और ये टाइम। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो जीरो है विद टाइम, यहाँ पे स्पीड जीरो विद टाइम, और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ, बॉडी जो है वो रुकी हुई है, तो बॉडी इज एट रेस्ट हो जाएगा, इसमें भी बॉडी इज एट रेस्ट होगा। एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन होने का चांस ही नहीं है ना। अब आता है कि स्लोप आ जाए तो क्या होगा, तो लिख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ बोथ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ये मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है चाहे स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लो सपोज करो एरिया है 45 डिग्री, है ना, तो वही एक्सेलरेशन आ जाएगा स्लोप, यानी कि 1045, 1045 का मतलब 1 हो गया। लेकिन यदि मान लो इस तरह से दिया हुआ है तो ये आएगा, एंगल ये होगा, है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये जरूर लिख लेना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज नेगेटिव, कहीं भी नोट कर लो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री then value of tan theta is negative, and negative acceleration means retardation. Negative acceleration means retardation. body
brakes are applied, on body brakes are applied. अब एक बार दोबारा सुन लो, यदि मान लो एंगल 0 से लेके 90 के बीच में होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का होता है स्पीड अप, बढ़ रही है स्पीड। और यदि थीटा की वैल्यू है ना, ये बात चल रही है थीटा के लिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी 180 के बीच में हो जाए, है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है और स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड या वेलोसिटी जो भी दिया होगा वही है ना, डिक्रीज होती है। ये कहीं नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, हर एक में काम आएगा ये, ठीक है। तो यदि मान लो 90 से बड़ा एंगल बन गया तो इसका मतलब ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का स्पीड कम हो रही है ना, और ब्रेक अप्लाई की है या रिटार्डेशन फोर्स लगी हुई है, कोई भी रीजन हो सकता है। और जिन लोगों को 10th क्लास की वैल्यूज याद नहीं है वो अब लिख लो, है ना, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू तो जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने में, खासतौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। लिख लो 0 डिग्री 10 के लिए लिख रहे हैं हम केवल, है ना, 10 0 डिग्री के लिए 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 45 के लिए वैल्यू 1 होती है, 60 के लिए √3 होती है, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाती है। और वैसे मुझे मालूम है यहाँ तक तो तुम जानते ही थे, है ना, इसलिए लिखवाया भी नहीं है, मुझे इसके आगे का लिखवाना था। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री -√3, 135 -1, 150 डिग्री -1/√3 एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये याद से लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। और ये नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव का मतलब हो गया रिटार्डेशन हो गया, है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ये मतलब होता है। फिर आगे लिखो, द एरिया अंडर velocity time graph represents displacement. Area under velocity time graph represents displacement, whereas area under speed time graph represents distance। मतलब एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एरिया निकालना है तो डिस्टेंस निकलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझ लो। जैसे मान लो सपोज, और ये इतनी चीजें भाई आज आज ही रट के बैठ जाना जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन करने में कल बिल्कुल तकलीफ नहीं हो। जैसे मान लो ऐसे ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, ऐसे, ठीक। और ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है, मान लो वेलोसिटी इधर दी हुई है और इधर टाइम दिया हुआ है। तुमसे पूछा जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के लिए इसका पूरे का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के 2-3 तरीके हैं, चाहे तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ट्रिपेजियम हो गया, बट ट्रिपेजियम तो मैं हमेशा कंफ्यूज करेगा, तो बेटर है इसके 2 टुकड़े कर लेना, एक यहाँ पे डाल देना, एक यहाँ पे डाल देना। तो ये तो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का एरिया लिख देता हूँ, ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ 20 लिखा हुआ है तो हाइट तो 20 हो जाएगी, यहाँ 10 लिखा हुआ है तो बेस 10 हो जाएगा, तो एरिया हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 20। यूनिट मीटर है तो मीटर ले लो, ठीक है।
मतलब मीटर पर सेकंड है तो मीटर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, जो आ जाए वो आंसर। फिर मान लो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो अब ये क्या है, रेक्टेंगल है, दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट कह दो या एल इंटू बी कह दो, कुछ भी बोल सकते हो। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 20, ये 20 हो गया, तो 20 इंटू 20 ये आ गया। और मान लो यहाँ पे लिया ये 60, तो फिर इसका एरिया ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब बेस यहाँ से यहाँ तक है तो ये 30 हो गया, इंटू हाइट ये 20 हो गया। सबको जोड़ लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 5 टोटल थे, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, है ना। लेकिन असली चीज क्वेश्चन होंगी, बट ये याद हो जाएगा तब क्वेश्चन आएंगे आपको। एक लास्ट और लिख लो, एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम का जो 9th, हम 9 तक पूरे पहुंचे हुए हैं। आज मैं 9 तक का पूरा काम खत्म कराया तुम्हें। 9 में जो हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा था सिर्फ एक ही था, ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ मान लो वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ टाइम दिया हुआ है ना। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक मिनट, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कर देना उसको, है ना, वेलोसिटी का काम खत्म हो गया। ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है इतने टाइम तक। क्वेश्चन फिर से सुन लेना, व्हाट डज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। लिख दो आंसर, फिर से सुन लो, व्हाट डज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है ना। इसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, उज्जवल भैया लिखो। विदुषी सक्सेना सही लिखा है, उज्जवल भैया इस बार गलत है बेटे। अच्छा, ओजस मिश्रा ने सही लिखा है। स्पीड मतलब लिख तो रहे, कोशिश कर रहे हैं धीरे, बस ये वेलोसिटी नहीं होगा आंसर। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम भैया, मैंने आज क्योंकि बैच लेना जरूरी था करीब करीब, आज हमने 35 मिनट के आसपास का टाइम खर्च कर लिया करीब, है ना। कल इतना याद करके बैठना, क्योंकि कल क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑब्वियसली टाइम अपने आप पूरा हो जाएगा करीब करीब, है ना। आज जो मुझे पढ़ाना था वो सारी थ्योरी पढ़ा दी है मैंने, और कोई डाउट हो तो फ़ोन कर लेना। अदरवाइज इतनी थ्योरी याद करके बैठोगे तो कल क्वेश्चन करने में सही लगेगा तुम्हें। और जिनके पास कुमार मित्तल नहीं है ना, उनके लिए मैं इसकी फ़ोटो खिंचवा के अभी भिजवा दूंगा, जिससे तुम क्वेश्चन कर पाओ। शुरू के बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसमें, हमने 11 से पहले शुरू किए थे, 10 जो है वो ग्राफ के हैं। अब वो पूरा चैप्टर हो जाएगा। 19 किसी को पूछना था वो भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसमें। तो ये ग्राफ के बना भेज दूंगा, फिर अपने वाले भी करवा दूंगा, इतना काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और कुमार मित्तल बहुत है मार्केट में, किसी बच्चे से पुरानी मांग सकते हो, कोई जरूरी नहीं नया खरीदो, है ना। किसी से भी ले लो, जब तक नहीं है तब तक मैं इसके अभी वो भेजूंगा, क्योंकि पूरे चैप्टर की तो बड़ी मुश्किल है। बस मैं तुम्हें वर्कशीट भेज सकता हूँ, पीछे न्यूमेरिकल जहाँ से लेके वहां से पूरी भेज दूंगा दोबारा। कल इसके ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो जाएंगे, बट इतनी थ्योरी पढ़ के बैठना बेटे तभी फायदा होगा। और इसमें देख लेता हूँ कुछ खास बात लिखी हो तो उसके जवाब दे पाऊंगा तो देता हूँ। मैं एक बात ही पूछी है इसके बारे में, मैथ्स का यार अभी सोच के बताऊंगा कल। मैथ्स के बारे में कल सोच लेंगे, कल पक्का बता दूंगा, कर ही लेंगे मतलब 1-2 दिन में, क्योंकि बहुत सारे ने पूछा। या मैं एक काम कर दूंगा, एक ग्रुप पे
वो डाल दूंगा, फॉर्म तो देख लेते हैं क्या है। चलो अभी आज के लिए तो भैया इतना ही हो सकता था, पूरी थ्योरी करा रही है तो मैं, अब बाकी काम कल। और क्वेश्चन कर लेना, मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में।